बच्चों, पिछले वीडियो में जो प्रेसिडेंट का पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने कवर किया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट्स के पावर। अब जो ये वीडियो है ये प्रेसिडेंट का पार्ट 2 है, इसमें हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर। बच्चों, प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप्स के इमरजेंसी पावर होते हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। एंड तीसरा पावर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारी कंट्री में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है और लगने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, सबके पास घर में कुछ ना कुछ सोना है, अगर काम आएगा देश को दे दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन हमारे देश में तो नहीं आएगी। पहली बात चल रही है कि सर नेशनल इमरजेंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। हमें इनमें अब थोड़े डिटेल में जाना है और कुछ इसके पॉइंट्स देखने हैं। पहला नेशनल इमरजेंसी। सर कब लगता है नेशनल इमरजेंसी? 3 केसेस है नेशनल इमरजेंसी लगने के। पहला, अगर वॉर हो गया, मतलब 2 कंट्रीज ने, इंडिया ने या अदर किसी कंट्रीज ने, इंडिया जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इन दोनों कंट्रीज ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि हम वॉर करेंगे। एक तो हो गया वॉर। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन ने मतलब चाइना ने इंडिया पे आर्म्ड अटैक कर दिया, अपने फोर्स का यूज करके अटैक कर दिया, लेकिन अभी इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया कि ये वॉर है। उस कंडीशन को हम एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। तीसरी कंडीशन होती है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन जैसे अभी नेपाल में हुआ जेनजी प्रोटेस्ट। इसमें क्या हुआ कि स्टेट्स को एक डायरेक्ट स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन, प्रोटेस्ट करना सही है, पीसफुल करिए, लेकिन आर्म्ड पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वॉल्व हो गया और आर्म्ड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, उसको हम आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। नेपाल का जो अभी प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है आर्म्ड रिबेलियन का। तो नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पे आ सकती, डिक्लेयर हो सकती है। पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन एंड तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है सर, ये 3 ग्राउंड हो गए। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है? तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या प्रेसिडेंट के मन में आया वो डिक्लेयर कर देगा? ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है सर? होता यह है कि जो हमारी कैबिनेट है हेडेड विद द प्राइम मिनिस्टर, वो एक रिटन एक लेटर देती है कि प्रेसिडेंट साहब अब कंडीशन ऐसी नहीं है, अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करें। तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन रिटन रिकमेंडेशन कौन देता है? वो कैबिनेट देती है। तो प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट विद द प्राइम मिनिस्टर। पूरे कंट्री में भी लग सकता है नेशनल इमरजेंसी, किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लग सकता है नेशनल इमरजेंसी, ये डिपेंड करता है सिनेरियो कैसा है। उसके बाद लग गई नेशनल इमरजेंसी। सर उसके बाद कंडीशन क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 1 मंथ। अगर आज इमरजेंसी लगी है तो 1 महीने के अंदर ये लोकसभा एंड राज्यसभा से पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी से ये बिल पास होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। और अगर एक बार अप्रूव हो गया तो बच्चों 6 महीने तक के नेशनल इमरजेंसी चलता रहेगा। और अगर इसको आगे फिर कंटिन्यू करना है तो फिर से बिल को अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनिशियली फॉर 6 मंथ, कैन बी एक्सटेंडेड विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। सर नेशनल इमरजेंसी लग गई है, अब लग गई है तो क्या करा जाए, क्या क्या चेंजेस होंगे कंट्री में? पहला जो चेंजेस, जो इफेक्ट होगा वो होगा सेंट्रलाइज कंट्रोल ड्यूरिंग द इमरजेंसी, लाइक गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट्स एंड सेंट्रल मेक्स लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन स्टेट्स लिस्ट। अभी नॉर्मल कंडीशन में हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा फेडरल सिस्टम खत्म हो जाता है और सेंट्रल के पास सारी पावर आ जाती है। वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है करने के लिए और किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 19 जो हमारा है, ठीक है ना, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है,
ठीक है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। बट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 है कि क्रिमिनल केसेस में कि किसी भी क्रिमिनल्स को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दे, किसी भी क्रिमिनल को किसी भी उसके ऑफेंस के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। तो क्रिमिनल केसेस के लिए ये आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है। और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, इन केसेस के लिए आर्टिकल 21 भी सस्पेंड नहीं होता है। मतलब अगर ये सस्पेंड हो रहा है तो आप कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। बट आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर? आर्टिकल 19 सस्पेंड कब होता है? अगर नेशनल इमरजेंसी कब लगी है? ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर पे है, तब आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ऐसे ही आर्म्ड रिबेलियन पे सस्पेंड नहीं होगा। बच्चों ये हमारा है नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद है हमारे पास स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अगर गवर्नर रिपोर्ट दे तो पहला क्या है? फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। ठीक है, कैसे पता चलेगा प्रेसिडेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो एक रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट। और ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट चल रही है वो डिसॉल्व हो गई है, वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर और अदरवाइज में यही सब केसेस आए हैं कि इलेक्शन हुआ, कोई किसी को मेजॉरिटी नहीं मिला, ठीक है, गवर्नमेंट अचानक से कोलैप्स हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी आगे हो सकता है। तो ये है। नेक्स्ट, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 months। वही कहानी है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो ये फिर पार्लियामेंट से पास होना है, अप्रूव होना है इस बिल को कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। और ये लोकसभा एंड राज्यसभा के से 2 महीने के अंदर ये बिल पास होना चाहिए। अगर एक बार पास हो गया तो 6 महीने तक चलता रहेगा। अगर 6 महीने से आगे फिर एक्सटेंड करना है तो फिर से आपको इस बिल को पास करना है, और मैक्सिमम 3 years तक प्रेसिडेंट रूल लगा रह सकता है। ओके, इफेक्ट क्या है सर? पहला इफेक्ट तो यही है कि जो उस वहां की स्टेट गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है सस्पेंड हो जाए, प्रेसिडेंट के पास सारा पावर आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला कि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, तभी तो प्रेसिडेंट आया है, क्योंकि मशीनरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया। बिकॉज प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट्स लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। ये क्या है बच्चों? हमारा प्रेसिडेंट रूल है या स्टेट इमरजेंसी है। थर्ड हमारे पास क्या आता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये अभी कभी लगा नहीं है देश में। ये कौन सी कंडीशन है? अगर थ्रेट आ जाए हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, थ्रेट आ जाए और या क्रेडिट ऑफ इंडिया, जैसे हमारे पास 1990 में जब हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम एक थ्रेट आया था, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लिया गया। लेकिन ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं आई। तो ये कब लगता है? जब थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। इसका प्रोसेस क्या है? वही सेम कंडीशन, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 months। उसके बाद इफेक्ट क्या आएगा भाई साहब? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करें भाई? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी जजेस वगैरह हैं, वो अपनी सैलरी से थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, उनकी सैलरी को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग जज। और जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के फाइनेंशियल मैटर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते हैं। बच्चों ये जो 3 पार्ट हैं, ये जो 3 इमरजेंसी है प्रेसिडेंट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर बार बनता है। बच्चों अब बारी है वाइस प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बाद आइए अब हम पढ़ते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो होता है वो अगर नहीं है, वो अगर कंट्री से बाहर है, या उसका रिजाइन हो गया है, या उसका रिमूवल हो गया है, या उसने खुद अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है,
तब बच्चों क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट, और जब तक वो प्रेसिडेंट रहता है उसको प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट के सारे जो भी प्रेसिडेंट को मिलती थी सारी फैसिलिटी, वो सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है बच्चों। लेकिन अगर प्रेसिडेंट है कंट्री में और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ चेयरमैन होता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, राज्यसभा का चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आइए इन्हीं कुछ फैक्ट्स को हम जानते हैं। पहला क्वालिफिकेशन देखें, कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट कंडीशन, ही या शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड, ही और शी मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स। 35 इयर्स का एज उसका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, ही या शी मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब यार जहां पे राज्यसभा में सारे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करना मतलब एलिजिबल होना चाहिए। अगली क्वालिटी है, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में ना हो, किसी भी लोकल अथॉरिटी के सर्विस में ना हो, मतलब मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में ना हो। अच्छा, अब आ गए इसकी इलेक्टोरल कॉलेज की, कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों इसका सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें जो इलेक्टेड मेंबर है एंड नॉमिनेटेड मेंबर है, दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। स्टेट असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है, ना इलेक्टेड ना नॉमिनेटेड, ओनली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सर वही लिखा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। सर इसकी वोटिंग कैसे होती है, वही बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका इलेक्शन भी सर सीक्रेट बैलेट पेपर पे होता है। अगला, टर्म्स ऑफ ऑफिस। सर टर्म्स ऑफ ऑफिस कितने इयर्स का है, 5 इयर्स का इनका भी टर्म्स ऑफ ऑफिस है। लेकिन ये अगर इनका टेन्योर खत्म हो गया है, एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर भी ये ऑफिस में रहते हैं जब तक एक नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को संभाल नहीं लेता है। ये रिजाइन भी कर सकते हैं बाय प्रेसिडेंट को लिख के कि सर नाउ आई एम गोइंग, और उसके बाद रिमूव्ड भी किया जा सकता है इनको, बट इंपीचमेंट का प्रोसेस नहीं होता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एक रिजोल्यूशन पास होता है, बिल पास होता है, और ये उसके बाद से रिजाइन कर सकते हैं। फिर किस बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर कट आंसर है। बच्चों कुछ पावर देख लेते हैं। तो पहला पावर वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है, भाई साहब आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, आप राज्यसभा को संभालिए, राज्यसभा की जो मीटिंग हो रही है उसको आप कंट्रोल करिए, कोरम मेंटेन करिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। पहला काम तो ये हो गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं है तो या रेजिग्नेशन या डेथ की वजह से वैकेंसी है तो आप प्रेसिडेंट के पोस्ट पे जाइए और फंक्शन करिए, ड्यूटी परफॉर्म करिए। और एक और फंक्शन है, जब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उस टाइम अगर वोट राज्यसभा में कोई बिल पास हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये वोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर टाई हो गया है तब कास्टिंग वोट ये कर सकते हैं। ठीक है, डज नॉट वोट, ठीक है, बट इन केस ऑफ टाई डू अ कास्टिंग वोट इन द राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी पॉइंट मैंने ये बता ही दिया। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा, डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इलनेस, एब्सेंस, कुछ भी आप लगा सकते हो। बच्चों मैंने ये आपके लिए कवर किया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर, 2 वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी स्टडीज में थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रही है, कंट्रीब्यूशन इसका है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए और कौन कौन से वीडियोस किस किस सब्जेक्ट्स पे बनाऊं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।